Good morning, everyone. Today we will continue with vectors. लास्ट क्लास में हम ट्रायंगल लॉ तक किए थे. So we have learned about angle between two vectors. और क्या हो गया था, ट्रायंगल लॉ पढ़ लिए हैं. कंपोनेंट फॉर्म आई जे के फॉर्म पढ़े थे. कंपोनेंट फॉर्म ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है जिसमें आई जे के दिखता है हमें. ठीक है ना. मैथमेटिकल उसको एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है. मैथमेटिकल फॉर्म. तो यहाँ तक हुआ है. तो फिर आज पैरेललोग्राम कर लेते हैं और पॉलीगन लॉ कर लेते हैं. तो चलो ठीक है, शुरुआत में पॉलीगन लॉ से कहता हूँ. उससे पहले मैं ट्रायंगल लॉ एक बार रिवाइज करा देता हूँ. देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें देखो तीन ट्रायंगल हम लेंगे. सॉरी, एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें तीन साइड्स, तीन वेक्टर्स रिप्रेजेंट करती हैं. तो जैसे कि फर्स्ट वेक्टर हुआ ए वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इज बी वेक्टर, थर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर. अभी देख सकते हो ए वेक्टर की हेड में बी का टेल है, बी के हेड में सी का हेड है. सो जब कोई दो वेक्टर हैं सच दैट टेल ऑफ वन इज ऑन द हेड ऑफ अदर, तो उस केस में उनको सेम ऑर्डर में माना जाता है. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर. और देख सकते हो कि बी के हेड में सी का हेड है, सो दे आर नॉट इन सेम ऑर्डर. सी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इन सेम ऑर्डर. तो जो सेम ऑर्डर में है ना वो ऐड हो रहे हैं, और जो अपोजिट ऑर्डर में है वो उनका रिजल्टेंट होगा. सो यहां पर जो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. सी वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर. अच्छा, इसके बाद फिर हम और भी एग्जांपल किए थे. क्या होता है कि अगर ऑल थ्री वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, जैसे कि ए वेक्टर के हेड में बी का टेल आ जाए, बी के हेड में सी का टेल आ जाए. So over here all three vectors are in सेम ऑर्डर. तो यहाँ पे देख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो जैसे कि सी वेक्टर के अपोजिट अगर मैं एक वेक्टर बना दूं तो ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर. सो माइनस सी वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर. ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर. तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर. तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0.
तो ये है ट्रायंगल लॉ। इसके आगे फिर हम अभी पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ, जिसमें 3 साइड्स से ज़्यादा साइड्स होंगी। स्क्वायर हो सकता है या पेंटागन, हेक्सागन, जरूरी नहीं है कि रेगुलर ही हो, अनइक्वल साइड्स भी हो सकती हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ए की हेड में बी का टेल लगा दिया, ये बी वेक्टर हो गया। बी की हेड में सी का टेल लगा दिया, दिस इज सी वेक्टर। और फिर एक फोर्थ वेक्टर मैंने कंसिडर किया जिसका हेड सी के हेड से कोइंसाइड कर रहा है और टेल ए के टेल से है। सो यहां देख सकते हो ये डी वेक्टर है, फोर्थ वेक्टर। A vector, B vector and C vector are in same order. D vector is in opposite order. D vector is in opposite order. So यहाँ से देख सकते हो A vector plus B vector plus C vector is equal to D vector. Fine. सेम ऑर्डर में है वो ऐड हो रहे हैं, जो अपोजिट ऑर्डर में है वो उनका रिजल्टेंट होगा। अभी जैसे कि देखो मैं एक हेक्सागन बना लेता हूं, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6। okay, you are here, okay fine. You can ask your doubts if you have any. तो देखो ध्यान से, जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर प्लस F वेक्टर, देख सकते हो ऑल 6 आर इन सेम ऑर्डर। एक की हेड में दूसरे का टेल है, तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F is equal to 0. All 6 vectors are in same order. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मुझे बताना A और B, C और D और F के बीच में क्या रिलेशन होगा। दिस इज A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D vector, E vector, and then we have F vector. Again, this is 6. There are 6 sides representing 6 different vectors. So tell me, what is the relation between A, B, C, D, and E and F? Okay, तो सेम ऑर्डर में यहाँ पे देख सकते हो A, B, D और F, ओ सॉरी E, A, B, D और E ये सेम ऑर्डर में है। अपोजिट ऑर्डर में 2 वेक्टर है C एंड F, अपोजिट ऑर्डर C वेक्टर एंड F वेक्टर। सो यहाँ से yes, very good, A plus B plus D plus E is equal to F plus C. Yes, right. A vector plus B vector is plus D plus E is equal to C vector plus F vector. ये रिलेशन आ गया। और इसमें देखो ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होता है
वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो साइड की लेंथ होती है, मतलब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, उस पर उसके प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। अभी जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है, दिस इज p vector and this is q vector, and then we have imaginary line joining heads of p and q। उसका मैं एक मिड पॉइंट ले रहा हूं और p के टेल से, जो कि q का भी टेल है, वहां से एक तीसरा वेक्टर मैंने शुरू किया। दिस थर्ड वेक्टर इज r वेक्टर। r वेक्टर, p वेक्टर और q वेक्टर में रिलेशन फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड relation between p vector, q vector and r vector such that head of r vector lies at midpoint of line joining heads of p and q। p का हेड और q का हेड अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दूं तो उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वहां r वेक्टर का हेड आ रहा है। तो यहाँ कंसेप्ट कौन सा यूज होगा कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो लाइन सेगमेंट की लेंथ के प्रोपोर्शन होना चाहिए। Are you getting? So find relation between, check your answer, find relation between p vector, q vector and r vector। p r q यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी ट्रायंगल। तो कुछ और हमको यहाँ मानना पड़ेगा। कंसेप्ट जो मैं बोला हूँ, कंसेप्ट यहाँ कौन सा काम आने वाला है, length of line segment is proportional to magnitude। हाँ, we can name it, yes of course we can name it, length of line segment is proportional to magnitude of vector। कुछ नाम दे देते हैं इसका, चलो मैं नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये ए बी सी ट्रायंगल हुआ और बी और सी का जो लाइन जॉइनिंग है उसका मिड पॉइंट डी मान लो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो कैसे करें, हमको पी आर क्यू में रिलेशन चाहिए, लगाना हमको ट्रायंगल लॉ है। ओके, सो वी विल अप्लाई ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पहले, तो बी डी को ज्वाइन कर दो, कोई एक वेक्टर मान लो, सपोज दिस इज बी डी वेक्टर, और डी सी को भी ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज डी सी वेक्टर। अच्छा, दोनों का लेंथ सेम है, बी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ डी सी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। Why? Because D is the midpoint of BC, तो BD और DC इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल और लगा दो, ट्रायंगल ए बी डी में लगाएं अगर तो क्या आएगा, कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए, ए बी एंड बी डी, राइट, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए डी वेक्टर। और ट्रायंगल ए डी सी लगा देते हैं, ए डी सी,
So we have AD vector plus DC vector is equal to AC vector, ऐसा हो जाएगा. हाँ राइट. सो AD वेक्टर को एलिमिनेट करो. Eliminate AD vector. So you have wait, AD तो आना चाहिए क्योंकि R वेक्टर आना चाहिए. BD और DC को इक्वेट कर दो. हाँ, BD एंड DC को इक्वेट करना है. BD vector is equal to DC vector. So we have AD vector minus AB vector is equal to AC vector minus AD vector. So AD vector यहाँ से देखो क्या आ गया, R vector minus AB vector which is P vector is equal to AC vector which is Q vector minus AD vector that is R vector. Now we have got the relation. So this is two R vector is equal to P plus Q vector. Clear? So this is the relation. If we add P and Q, P और Q को ऐड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा. Okay, your doubt is how if we add P and Q, how the vector will look like. See, this is Q vector. Q वेक्टर के हेड में P का टेल आना चाहिए. P वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा. And this is the addition. This vector is Q vector plus P vector. Are you getting now? तो वो ट्रायंगल लॉ अलग से लगाना पड़ेगा. ठीक है ना. P वेक्टर और Q वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखना पड़ेगा क्योंकि हेड में P का टेल. हाँ ऐसे हो जाएगा. तो ये ट्रायंगल लॉ हमने यूज किया, पैरालेलोग्राम लॉ भी देखे. अभी मैं इसके बाद एक पैरालेलोग्राम लॉ डिस्क्राइब करूंगा. देखो नेक्स्ट टॉपिक है पैरालेलोग्राम लॉ. इसमें हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट का. अभी तक हम डायग्राम से हम देख रहे थे क्या रिलेशन आएगा रिजल्टेंट और वेक्टर्स के बीच. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. First of all, you have to draw a parallelogram like this. और स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. ये रेक्टेंगुलर हो गया. This is also parallelogram. इनमें कोई दो साइड्स जो कि एडजेसेंट हैं वो दो वेक्टर होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दीज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स दैट आर एडेड. तो इनका टेल्स कॉमन होना चाहिए, कोइंसाइडिंग होना चाहिए. उसी टेल से डायगोनल बना दो, वो रिजल्टेंट हो जाता है. फाइन. अभी देखो जैसे कि ये स्क्वायर के बारे में देखो, यहां से अगर मैं दो वेक्टर बनाऊं, एडजेसेंट साइड्स कॉमन टेल्स होने चाहिए. ये दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स हैं, तो वही कॉमन टेल से एक तीसरा वेक्टर बना लो जो कि डायगोनल भी होगा. ये रिजल्टेंट हुआ. Again for this rectangle I will assume suppose these are the two vectors which are representing adjacent sides.
then this is the diagonal representing resultant r vector. So देख सकते हो तीनों का tails coinciding होना चाहिए, the two vectors which are getting added and the resultant. Suppose this is the common tail and these are the two vectors representing adjacent sides, and this is the diagonal. ठीक है, are you getting? So in parallelogram the two adjacent sides represents two vectors with common tail. The diagonal starting from common tail diagonal vector which is starting from common tail represents the resultant. तो ये होता है, ठीक है। और इसके डेफिनेशन से देख सकते हो कि if the two adjacent sides represents the two vectors with common heads भी हो सकता है, फिर उसी common head से रिजल्ट डायगोनल का हेड भी अगर है तो वो रिजल्टेंट डायगोनल जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसके मैं एग्जांपल्स लेके और समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, अब इनके हेड्स कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा पहले पैरेललोग्राम लाइक दिस, और यही कॉमन हेड्स से ही एक तीसरा वेक्टर मैं लूँगा जिसका हेड भी वहीं पर आ रहा है, तो तीनों के हेड्स अब कॉमन हो चुके हैं, तो जो थर्ड वेक्टर है ये रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ए और बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज आर वेक्टर। तो देख सकते हो ये पैरेललोग्राम लॉ है। अब बात आती है इनके मैग्नीट्यूड्स की, तो मैग्नीट्यूड्स में कैसे हम रिलेशन निकालेंगे वो देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम में बना लेता हूं पहले, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। दो वेक्टर कौन से हैं, ए और बी, तो मैं डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ ठीक है ना। और इनका जो डायगोनल है उसका मैग्नीट्यूड है आर। सो आर वेक्टर ने ए वेक्टर से क्या एंगल बनाया, अल्फा। आर वेक्टर ने बी के साथ क्या एंगल बनाया, बीटा। सो देख सकते हो जो आर वेक्टर का हेड है वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ए वेक्टर को आगे बढ़ा दिया है डॉटेड लाइन से, तो ये जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो देख सकते हो जो परपेंडिकुलर बना है इसका लेंथ हो जाएगा बी साइन थीटा, और जो बेस बनेगा इस ट्रायंगल का वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। Now if you focus on this triangle, this large triangle, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। और अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहां से मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा।